खुद को दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हितैषी कहते हैं और चुन चुन के ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, खास तौर से जो समाज के सरोकार की बात करते हैं, दलित पिछड़ों के प्रति अन्याय जो हो रहा है, इन मुद्दों को जो उठाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। और उन टारगेट किए जाने वालों में सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं, मुझ जैसे लोग और डॉक्टर रतनलाल और कई हमारे साथी शामिल। इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का कब्रगाह बना रहे हैं। और ज्ञान, जब आप ज्ञान का कब्रगाह तैयार करते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं। उसके पीछे यही एजेंडा है कि ये जो रजीम है ये कंट्रोल करना चाहती है कि व्हाट इज नॉलेज एंड हु इज गोइंग टू टीच इन आवर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज। उनको टारगेट करने का और पूरा सिस्टम चला हुआ है। लक्ष्मण का तो केस उसमें आता है, लेकिन लक्ष्मण से पहले भी जहां पे हम आज खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर समरवीर का मतलब खुदकुशी के बाद भी ये लोग मतलब अपना तरीका नहीं बदला है। जो शोषित समाज के हित साधते हैं, खुद को दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हितैषी कहते हैं, वो इस तरह की घटना पर अपने अपने पार्टी में रिपोर्ट दें और अगर संभव हो तो हस्तक्षेप करें। और दूसरा, मैं तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ पसंद है, संविधान के पक्ष में, उनसे पूछता हूं कि विश्वविद्यालय को आरएसएस मुक्त होने के लिए क्या आप लोग भारत बंद में साथ देंगे कि नहीं, इस पर विचार करें। दर्शकों को बताइए, ये जो हादसा हुआ है लक्ष्मण यादव जैसे अन्य लोगों के साथ में, रितु बैठी है 3.5 महीने से ज्यादा से, ये क्यों चल रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, ये सिलसिला तो डॉक्टर रितु सिंह से ही शुरू हुआ था। 2020 में कोविड के दौरान डॉक्टर रितु को एक फर्जी कागजात पर दौलत राम के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय जो हैं, उन्होंने उन्हें निकाला था और उसके बाद वो ये साबित हो चुका है कि जो भी दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए वो फर्जी है। उनको अदालत में चार्जशीट किया गया है। डॉक्टर रतनलाल एक ट्वीट किए थे, उसके लिए पुलिस आ गई थी इनको गिरफ्तार करने, लेकिन डॉक्टर सविता रॉय और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस शासन में किस तरह से दलित, पिछड़े और आदिवासी और माइनॉरिटी जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं वो भी तमाम शिक्षकों की तरह जो काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ हैं, पिछले 14 वर्षों से पढ़ा रहे थे और एक इंटरव्यू के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा कई साथियों के साथ हुआ है और विश्वविद्यालय में लगातार हमारे शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और एकेडमिक काउंसिल में हैं, वो इसका विरोध करते रहे हैं। इन विरोध के बावजूद सरकार के तरफ से और यूनिवर्सिटी प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और चुन चुन के ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, खास तौर से जो समाज के सरोकार की बात करते हैं, दलित पिछड़ों के प्रति अन्याय जो हो रहा है, जो चाहे रोहित वेमुला हो, डॉक्टर पायल तड़वी हो या इसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज में जो समरवीर जिन्होंने आत्महत्या की थी, इन मुद्दों को जो उठाते हैं उनको टारगेट किया जाता है। और उन टारगेट किए जाने वालों में सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मण यादव नहीं, मुझ जैसे लोग और डॉक्टर रतनलाल और कई हमारे साथी शामिल हैं। मंडल साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप ड्यूटा से साथ संबंधित हैं? जी, मैं अलायंस का हिस्सा हूँ, डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस, और मैं यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी हूँ। देखिए, हैरानी की बात है कि एकेडमिक काउंसिल की मई, अगस्त और नवंबर की मीटिंग्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर की जो वाइस चांसलर है, कुलपति, वो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ 100-150 टीचर ही यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक पढ़ा रहे हैं, बस उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये एकदम सरासर झूठ है। इस आंकड़े के पीछे एक ये रहस्य मतलब बहुत साफ एक रहस्य ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो डिस्प्लेस हुआ है एडहॉक टीचर्स का, वो तो वापस अपने होम टाउन्स, अपने घर भी चले गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। कितना एक्चुअली उन डिस्प्लेस टीचर्स को ट्रेस डाउन किया गया है, और उनमें बहुत सारे डिस्प्लेस टीचर्स, जब उनसे बात हुई भी तो उन्होंने यही शेयर किया, यही तमाम एक्सपीरियंस है कि मुश्किल से आपको 1-2 मिनट का इंटरव्यू मिल रहा है जिसमें आपके 5-10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को, उसको मापा जाता है। जाहिर सी बात है कि ये इंटरव्यूज़ मेरिट के बेसिस पे नहीं है। ये इंटरव्यूज़ इस तरीके से भी कॉल नहीं किए गए हैं कि जितना आपने इस यूनिवर्सिटी को दिया है
उसको एवेल्युएट करके आपको जॉब सिक्योरिटी या रिवॉर्ड दिया जाए। आपने 10 साल दिए इस यूनिवर्सिटी ने, आपको 15 साल दिए, तो आपको उसके बदले हम पक्की नौकरी दे रहे हैं। ये इंटरव्यूज इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, ये इंटरव्यूज इसलिए बुलाए गए हैं, और ज़्यादातर इंटरव्यू पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही आउटकम है, क्योंकि ये तय किया जा रहा है इंटरव्यू में कि आप क्या ऐसे टीचर होंगे जो मतलब क्रिटिकल तरीके से पढ़ाएंगे, जो सवाल उठाएंगे, जो बच्चों को एक क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड देंगे। अगर आप उस किस्म के टीचर उनको दिखेंगे तो आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में जगह नहीं है। सीधा सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हुआ, एक बड़ा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके पीछे यही एजेंडा है कि ये जो रजीम है ये कंट्रोल करना चाहती है कि व्हाट इज नॉलेज एंड हु इज गोइंग टू टीच इन आवर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज। और कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, यहाँ पे तो एक बड़ा दबाव हमारे रूलिंग पार्टी का है जो केंद्र सरकार में है। हमारे राइट विंग के जो ग्रुप्स हैं उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है, और जो इन्हीं से संबंधित जो टीचर्स ग्रुप्स हैं वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। और टैलेंट, मेरिट, गुड टीचर्स, एक टीचिंग एक्सपीरियंस, सारी चीज़ों को एकदम डस्टबिन में डाला जा रहा है, और ये पॉलिटिकल क्रोनिज्म का ही खेल खेला जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं कह दो। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ। वकालत करते हैं। और मैं इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा हूँ, यहीं से मैंने लॉ किया है। और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बादी के कगार पे है। बर्बादी के कगार पे नहीं, बल्कि बर्बाद की जा चुकी है। और जहाँ तक लक्ष्मण यादव या और उनके जैसे जो टीचर्स हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल वेंडेटा का पार्ट है। उनके ऊपर इस तरह की कसर निकाली जा रही है क्योंकि वो लोग मुखर हैं। आज मुझे लोगों के नाम बताइए, ऐसे कोई 10 लोगों के नाम मुझे बता दिए जाएं जिन्होंने सरकार की नीतियों की मुखालफत की है, जिन्होंने आरक्षण पे बोला है, जिन्होंने जाति के मसले को उठाया है, जिन्होंने सांप्रदायिकता के विरोध में बोला है, या जिन्होंने लैंगिक न्याय के बारे में आवाज़ उठाई हो। और ऐसे 10 लोगों के मुझे नाम बता दिए जाए जिनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ हो। अब सिर्फ अपॉइंटमेंट का एक मानक रह गया है कि शाखा के मृग बन जाइए जाके और वहाँ पे लाठियाँ भांजिए जाके, या फिर जो शाखा मृगों के जो उनके लीडर्स हैं उनके आप पादुकाएं उठा के चरण पे अपने सर पे ढोइए जाके। इसके अलावा कोई मानक नहीं बचा हुआ है। यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इसका आलम, और ये जो लोग जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही हो, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इन्हीं की वजह से आप आज देश के पास में कितने इंस्टीट्यूशंस बचे हैं? 2, 4, 5, 10 आप नाम गिला लेते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। और ये भी इनका असर आपको देखने को मिलेगा जब 5, 6, 7, 8 साल बाद ये जो इनकॉम्पिटेंट टीचर्स भरे गए हैं, जिनको रिसर्च के बारे में ABCD नहीं पता है, उसके साथ साथ जो PhD एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें भी वही लोग भरे जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, क्या क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्या क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्या कुछ। मतलब इतनी बेइंतहाई हो चुकी है कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्या क्या कहाँ बोला जाए। अब ये सवाल यहाँ से उठ के आप लोगों के बीच जनता तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इनकी नौकरी चली गई है, ये अपना कुछ कर रहेंगे, खा कमा लेंगे। इतने सक्षम है, 14 साल पढ़ाया है, तो इनके पास इतनी क्षमता है कि इनको कोई भी संस्थान रख लेगा, ये अपनी रोजी रोटी चला लेंगे। लेकिन सवाल आपका है, आपके बच्चों का है, आपके जो भविष्य आपके बच्चों का आने वाला है, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप पढ़ा लेंगे अशोका यूनिवर्सिटी में, आप पढ़ा लेंगे जिंदल में जाके, आपकी नहीं औकात है, मैं आप खुल के कह रहा हूँ, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। 40,000 रुपये महीने की आपकी तनख्वाह है, आपकी औकात से बाहर है। शब्द शायद आपको गलत लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। आपके लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अगर ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन बचेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे? जो हालत आपकी, आप 40,000 भी कमा रहे हैं, आपके बच्चे उस लायक भी नहीं बचेंगे। तो कृपया इन चीज़ों का संज्ञान लें और कुछ सुधार और कुछ गुंजाइश कुछ बची है थोड़ा बहुत, उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। सर आप बताइए थोड़ा सा, जिस प्रकार से वकील साहब ने सारी चीज़ें बताई कि इस प्रकार से तो यूनिवर्सिटी को भगवाकरण किया जा रहा है। हमें मालूम चला कि आज जो यूनिवर्सिटी उसमें RSS की शाखाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा संस्थानों में RSS की शाखा लगाना, जाति देख करके, मुखर होकर के जो प्रोफेसर बोल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई करना, उनको परमानेंट नहीं करना, उनको बाहर कर देना, कहीं ना कहीं गलत है, कहीं प्रॉपर। द सैफ्रनाइजेशन जो चल रहा है वो काफ़ी सालों से चल रहा है। और इस बार जो मतलब ये पहले जब मुरली मनोहर जोशी के टाइम पे भी कोशिश किया गया था, लेकिन इस बार जो हुआ है 2014 के बाद, देखिए 2016 में देश की कैंपसेस से मतलब कैंपस से यहाँ पे मतलब सरकार को चुनौती मिलेगी। वो IIT में हो, पेरियार अंबेडकर सर्कल से हो, या FTI से हो, या जादवपुर के स्टूडेंट से हो, या जामिया JNU DU के स्टूडेंट से हो।
तब इन्होंने देखा कि मतलब इन्होंने जो हायर एजुकेशन का प्रोजेक्ट में हायर एजुकेशन में अभी भी परमानेंट नौकरी में और संस्थाओं में बहुत सारे राइट विंग के लोग हैं, जबकि उनका सरकार नहीं चल रहा था, क्योंकि मतलब जो एक रिलेटिव मेरिट का कंसेप्ट के हिसाब से लोगों का मोर और लेस अपॉइंटमेंट फेयर होता था और मतलब उतना लंबा समय तक आपको वेट नहीं करना था, 2-3 साल में अपॉइंटमेंट होता था। और अब वो 2009 के बाद मतलब ये सिस्टम पूरा बिगड़ गया और उसका फायदा उठा रहे राइट विंग के लोग। और राइट विंग के लोग का मतलब आप देखिए यूआर में और SC ST OBC और PWD में और EWS में ये इतने कैटेगरी में अपॉइंटमेंट होता है। और अपॉइंटमेंट का अब हालात ऐसे हो गया है, मैं एक परमानेंट टीचर होकर मैं ये बात बोल रहा हूं आपके साथ और डूटा का इलेक्टेड मेंबर हूं और उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं यूआर का सीट का मतलब कनेक्शन या सोशल कैपिटल प्लस आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन से काम हो रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन समूह का सबसे पिछड़ा या मतलब सबसे लाइक अनफेयर सिचुएशन से गुजरने वाला PWD हो या PWD का टीचर को भी मतलब डिस्प्लेस किया गया। EWS का तो सर्टिफिकेट सबको पता है, बहुत सारे टीचर्स का फ्रॉड बना के यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होके आपको बता रहा हूं। और उसके साथ साथ मतलब जो लोग अपना वक्तव्य रखते हैं उनको टारगेट करने का और पूरा सिस्टम चला हुआ है। लक्ष्मण का तो केस उसमें आता है, लेकिन लक्ष्मण से पहले भी जहां पे हम आज खड़े हैं यहाँ पे डॉक्टर समरवीर का मतलब खुदकुशी के बाद भी ये लोग मतलब लाइक अपना तरीका नहीं बदला है। बार बार ये बोलता जा रहा है कि हमारा तो यहाँ पे बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन पहले तो ये बोलूं डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ है और उसमें से कुछ 20% लोगों को दूसरे कॉलेज में अकोमोडेट किया जा रहा है, वो भी आइडियोलॉजिकली कन्वीनियंट है। तब ये वाला सिचुएशन है। अल्पसंख्यकों को SC ST OBC के टीचर्स को मतलब पैसा देने के लिए भी मजबूर करने का मतलब लाइक न्यूज मिल रहा है और उसके बारे में खुद टीचर्स ने फेसबुक और पब्लिक फोरम में लिखा है और ये वाला सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो और एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो आपने वहाँ PPC भी सुनी और तमाम लोगों को सुना, आप एक एज ए प्रोफेसर एज ए टीचर कैसे देखते हो? अगर यही हालात रहे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर हों, उन लोगों के लिए तो परमानेंट दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। इससे पहले मैं भारत के 2 और विश्वविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी के रूप में पढ़ा चुका हूँ। भारत में लक्ष्मण यादव को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये मेरे जूनियर हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। इसमें कहने में मुझे गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए व्यक्ति को किसी भी विश्वविद्यालय में सामान्य परिवार से आकर इनके पास कोई कल्चरल सोशल कैपिटल नहीं थी, ना ही कोई कैपिटल थी। इन्होंने ठीक कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये निकाल दिए जाते और अभी तक PhD नहीं होते और उससे पहले विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचते तो सही में भैंस चराते, गाय चराते या क्या करते, गुजरात में काम करते, कहीं और काम करते। भारत में मंडल कमीशन के लागू होने से पहले नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन 5% था बैकवर्ड्स का। क्लास 1 की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, अभी भी 20% है और आबादी बिहार में 63% है। अभी देश में 60% होगी। 60 लोगों को कितना नौकरियां मिल रही हैं? 20। और उसमें लक्ष्मण यादव जो प्रतिभाशाली हैं 96 का इनका, इस तरह का मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी का होगा। और 96 आउट ऑफ 100 आपकी एकेडमिक स्कोर होने के बावजूद, गोल्ड मेडल होने के बावजूद, JRF होने के बावजूद, इतने कम उम्र में डॉक लग जाने के बावजूद, एक बहुत ही एक तरह से किसी को भी इनके करियर से ईर्ष्या होगी कि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि मेरा करियर इस तरह का हो। इसके बावजूद ये क्लासिक केस है, मैंने ट्विटर पर लिखा था। क्लासिक केस इसलिए है कि इतने प्रतिभाशाली युवा को आप अगर विश्वविद्यालय से निकाल रहे हैं तो विश्वविद्यालयों को ज्ञान का कब्रगाह बना रहे हैं। और ज्ञान, जब आप ज्ञान का कब्रगाह तैयार करते हैं तो आप विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं, विश्व गुरु जरूर बन सकते हैं। विश्व गुरु जिससे कि हर कोई घृणा करेगा। 1-2 गुरु होते हैं ना, पशु होते हैं। तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप बनाना चाहते हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को। ये मामला OBC लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC हूँ। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उन तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि आप किसी भी विचारधारा के किसी भी पार्टी से हों, लेकिन आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में पिछड़ों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। जो 20% नौकरियां पाने लायक हैं, क्रिमिनल एयर की वजह से बहुत सारे पढ़ नहीं पाते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है,
ये आप बात वहां तक पहुंचाइए, उनको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम अपनी प्रतिभाओं से, इजराइल 93 लाख की आबादी वाला देश है, दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पेटेंट कराता है। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को हराते हराते रह गया। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है, उसने भारत की 142 करोड़ वाली आबादी वाले देश की क्रिकेट कप वर्ल्ड कप में हराया। आप पता करिए, इंग्लैंड 4.5 करोड़ का आबादी वाला देश है, पूरी दुनिया को किस आधार पर बनाया उसने? एलिजाबेथ क्वीन थी वहां की, उसने ज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। अगर आप अपनी प्रतिभाओं को दबाएंगे, खत्म करेंगे, उनको कुचलेंगे, तो आपका देश बेरोजगारों का देश होगा, ऐसी ऐसी बुराइयों का देश होगा जहां देश रसातल में जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।